सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश उके, स्थान कुंटा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं विषय राजनीति विज्ञान अध्याय 2 दो ध्रुवीयता का अंत पढ़ेंगे। लेसन प्लान के अनुसार आज हमारे अध्यापन बिंदु है पहला दो ध्रुवीयता से आशय, दूसरा बर्लिन की दीवार, तीसरा विश्व राजनीति में नई हस्तियां, चौथा सोवियत प्रणाली क्या है, पांचवा सोवियत संघ का विघटन एवं कारण, छठवां शाक थेरेपी, सातवां भारत एवं रूस के मध्य संबंध। तो बच्चों, अब हम हमारा आज का अध्याय स्टार्ट करते हैं। अध्याय 2 दो ध्रुवीयता का अंत। तो बच्चों, जिस प्रकार से हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में दो महाशक्तियां उभर कर सामने आई। ये दो महाशक्तियां थी, पहला संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। संपूर्ण विश्व में दो विरोधी विचारधाराएं थी, पहला पूंजीवादी विचारधारा और दूसरी साम्यवादी विचारधारा। पूंजीवादी विचारधारा का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था तथा साम्यवादी विचारधारा का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। इसलिए विश्व को द्विध्रुवीय कहा जाता था। दो ध्रुवीयता का अंत की शुरुआत बर्लिन की दीवार सन 1989 में तोड़ने से प्रारंभ हुआ। बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच के विभाजन का प्रतीक थी। सन 1961 में यह दीवार बनी और पश्चिम बर्लिन पश्चिम जर्मनी को और पूर्वी बर्लिन पूर्वी जर्मनी को यह अलग करती थी। और यह जो बर्लिन की दीवार है, बर्लिन की दीवार थी 1961 में जो बनी थी, इसकी लंबाई 150 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी थी। और ये जो दीवार है 28 वर्षों तक खड़ी थी और आखिरकार जनता ने इसे 9 नवंबर सन 1989 को तोड़ दिया। ये दोनों जर्मनी के एकीकरण और साम्यवादी खेमे की समाप्ति की शुरुआत थी। इसके साथ साथ सोवियत संघ के खेमे में शामिल पूर्वी यूरोप के 8 देशों ने एक एक करके जनता के प्रदर्शन को देखकर अपने साम्यवादी शासन को बदल डाला। और इतना बड़ा निर्णय सोवियत संघ को यह सब कुछ चुपचाप देखते रहना पड़ा। और ऐसा चुपचाप रहते हुए देखना, इसकी कोई सैन्य मजबूरी नहीं थी रूस की, बल्कि वहां के लोगों की, आम जनता की सामूहिक कार्रवाई के दबाव के कारण हुआ। अंत में 1991 में स्वयं सोवियत संघ का विघटन हो गया। जिस समय जब 25 दिसंबर 1991 को गोर्बाचोव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया। अब हम देखेंगे बच्चों, विश्व राजनीति में नई हस्तियां। तो सोवियत व्यवस्था समाप्ति से द्विध्रुवीयता का अंत माना जाता है। 1991 में सोवियत संघ का विघटन के साथ ही शीत युद्ध समाप्त हो गया। साथ ही साथ द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था भी समाप्त हो गई। विश्व तेजी से एक ध्रुवीय होता चला गया, जिसके प्रभाव को कम करने हेतु यूरोपीय संघ की स्थापना की गई। 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व राजनीति में नई हस्तियां या राज्य उभरे। सोवियत संघ के उत्तराधिकारी के रूप में रूस उभर कर सामने आया, लेकिन सोवियत संघ के विघटन के पश्चात रूस न तो सोवियत संघ के समान सैनिक रूप से और न ही आर्थिक रूप से शक्तिशाली था। रूस अनेक समस्याओं से जूझते हुए पुनः शक्तिशाली राज्य बनने की कोशिश में लगा रहा। कुछ हद तक वहां के जो रूसी राष्ट्रपति थे
व्लादिमीर पुतिन ने अपने देश की आशाओं को जो विकास के मार्ग में चाहती थी उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। अब हम देखेंगे सोवियत प्रणाली क्या थी। बच्चों, ये जो क्वेश्चन है सोवियत प्रणाली क्या थी, अभी मार्च 2020 में जो एनुअल एग्जाम हुआ उसमें पेपर में आ चुका है, तो इसे ध्यान से सुनेंगे आप। तो सोवियत प्रणाली समाजवादी व्यवस्था पर आधारित थी। यह प्रणाली समतामूलक समाज और समाजवादी सिद्धांतों के आधार पर आधारित थी। यह निजी संपत्ति की संस्था का विरोध करके समाज को समानता के सिद्धांत पर व्यवस्थित करना चाहती थी। सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने पार्टी की संस्था को सर्वाधिक महत्व दिया, इसलिए सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी साम्यवादी पार्टी थी, जिसमें किसी अन्य दल या विपक्ष के दल के लिए कोई जगह नहीं था। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध एवं राज्य के नियंत्रण में थी। अब हम देखेंगे कि ये जो सोवियत प्रणाली थी और जिसकी जो धुरी साम्यवादी पार्टी थी, इसमें क्या क्या विशेषताएं थी। तो इसकी जो प्रमुख विशेषताएं थी उसमें साम्यवादी संघ की राजनीतिक प्रणाली जो थी वो समाजवादी व्यवस्था पर आधारित थी। आदर्शों एवं समतावादी समाज पर बल देती थी। और ये जो सोवियत प्रणाली थी वो पूंजीवादी एवं मुक्त व्यापार के विरुद्ध थी। और सोवियत प्रणाली में कम्युनिस्ट पार्टी को अधिक महत्व दिया जाता था। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। इस दल का सभी संस्थाओं पर गहरा नियंत्रण था। सोवियत आर्थिक प्रणाली योजनाबद्ध एवं राज्य के नियंत्रण में भी थी और संपूर्ण जो संपत्ति थी देश का उसमें राज्य का स्वामित्व एवं नियंत्रण था। सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत उत्तम थी। सोवियत संघ के पास विशाल ऊर्जा संसाधन थे, जिसमें खनिज तेल, लोहा, उर्वरक, इस्पात व मशीनरी आदि सम्मिलित थे। सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी बहुत उन्नत था। सरकार बुनियादी आवश्यकताएं जैसे स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, बच्चों की देखभाल एवं लोक कल्याण की अन्य चीजें लोगों को रियायती दरों पर उपलब्ध कराती थी। सोवियत संघ में बेरोजगारी नहीं थी। भूमि एवं अन्य उत्पादक संपत्तियों पर राज्य का स्वामित्व व नियंत्रण था। अब हम देखेंगे बच्चों, सोवियत संघ एक महाशक्तिशाली के रूप में उभरा कैसे। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अधिकांश जो महाशक्तियां थी वो कमजोर हो गई। समस्त विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ही ऐसे देश बचे जिनको हम महाशक्तिशाली कह सकते थे। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व परिदृश्य में केवल दो ही शक्तियां, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं सोवियत संघ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना महत्व और स्थान बना पाए। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो सोवियत संघ एक महाशक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा, उसके क्या क्या प्रमुख कारण थे। तो सोवियत संघ के महाशक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरने का प्रमुख कारण था कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था भी विश्व के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था से बहुत अधिक विकसित अवस्था में थी। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संघ की संचार प्रणाली में अनेक परिवर्तन आए। उस समय सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत अधिक उन्नत अवस्था में थी। सोवियत संघ के पास ऊर्जा संसाधनों के विशाल भंडार थे, जिनमें खनिज तेल, लोहा, इस्पात एवं भारी मशीनरी उत्पाद आदि सम्मिलित है। संसाधनों के बल पर सोवियत संघ ने अपना बहुत अधिक आर्थिक विकास किया और वो एक महाशक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आया। सोवियत संघ में यातायात के साधनों का पर्याप्त विकास हुआ था।
सोवियत संघ के दूर दराज के इलाके में भी आवागमन की सुव्यवस्थित एवं विशाल प्रणाली के कारण वहां के जितने भी गांव थे, शहर थे, वो सब आपस में जुड़े हुए थे। सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी बहुत अधिक उन्नत अवस्था में था। यहां पिन से लेकर कार तक समस्त वस्तुओं का उत्पादन होता था। यद्यपि सोवियत संघ के उपभोक्ता उद्योग में निर्मित होने वाली वस्तुएं गुणवत्ता के दृष्टिकोण से पश्चिमी देशों के स्तर के समकक्ष नहीं थी। कहने का मतलब यह है कि सोवियत संघ जिन वस्तुओं का निर्माण करता था, उन वस्तुओं की गुणवत्ता जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका की गुणवत्ता के बराबर नहीं थी। सोवियत संघ की सरकार ने अपने देश के समस्त नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करके रखी हुई थी, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बच्चों की देखभाल एवं यातायात सुविधाएं प्रमुख थी। सोवियत संघ में बेरोजगारी नहीं थी। सोवियत संघ में भूमि, संपत्ति एवं अन्य उत्पादक संस्थाओं पर राज्य का स्वामित्व एवं नियंत्रण था। परमाणु हथियारों के साथ साथ आधुनिक हथियार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थे उसके पास। सबसे महत्वपूर्ण कारण, सोवियत संघ संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य था। अब हम पढ़ेंगे सोवियत प्रणाली के निर्माता। तो समाजवादी समाज की कल्पना को साकार करने के लिए निम्नलिखित सोवियत संघ के निर्माताओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी लेनिन का। तो लेनिन, व्लादिमीर लेनिन, इनका जन्म 1870 में तथा उनका देहांत जो है वो 1924 में हुआ। ये बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। अक्टूबर 1917 की सफल रूसी क्रांति के नायक थे। 1917 से 1924 तक सोवियत समाजवादी गणराज्य इसके संस्थापक थे, यूएसएसआर के संस्थापक थे और अध्यक्ष भी रहे। वो मार्क्सवाद के सिद्धांत को व्यवहारिक रूप देने में अत्यंत सफल रहे। लेनिन पूरी दुनिया में साम्यवाद के प्रेरणा स्रोत बने रहे। अब हम देखेंगे स्टालिन। तो ये जो स्टालिन है, ये जोसेफ स्टालिन। तो लेनिन के बाद सोवियत संघ का सर्वोच्च नेता एवं राष्ट्राध्यक्ष जो बने वो थे जोसेफ स्टालिन। उसने सोवियत संघ को मजबूत बनाने के दौर में सन 1924 से 1953 तक नेतृत्व प्रदान किया। सोवियत संघ का तेजी से औद्योगिकरण हुआ। उसने खेती का बलपूर्वक सामूहिकरण कर दिया। उसे सन 1930 के दशक से लेकर 1953 तक सोवियत संघ में तानाशाही की स्थापना के लिए जिम्मेदार बताया गया। अब हम देखेंगे निकिता ख्रुश्चेव। तो निकिता ख्रुश्चेव 1953 से 1964 तक सोवियत संघ के राष्ट्रपति रहे और वो जो स्टालिन की तानाशाही एवं अधिनायकवादी नेतृत्व थी उसका वो कट्टर विरोधी था, आलोचक था। अब हम देखेंगे गोर्बाचोव। तो मिखाइल गोर्बाचोव का जन्म 1931 में हुआ। वह सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति रहे। उनका नाम रूसी इतिहास में सुधारों के लिए जाना जाता है। उन्होंने पेरेस्ट्रोइका तथा ग्लासनोस्त ये आर्थिक और राजनीतिक सुधार शुरू किए। गोर्बाचोव ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ पर रोक लगाई। उन्होंने अफगानिस्तान और पूर्वी यूरोप से सोवियत सेना को वापस बुलाई। अंतरराष्ट्रीय तनाव को कम करने की दृष्टि में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण एवं अच्छा कार्य था। वह जर्मनी के एकीकरण में सहायक बने। उन्होंने शीत युद्ध समाप्त किया। उस पर सोवियत संघ के विघटन का आरोप लगाया जाता है। अब हम देखेंगे बोरिस येल्त्सिन का कार्यकाल। तो बोरिस येल्त्सिन जो है 1931 में इनका जन्म हुआ और वो रूस के प्रथम चुने हुए राष्ट्रपति बने।
इस पद पर उन्होंने 1991 से 1999 तक कार्य किया। वह कम्युनिस्ट पार्टी में सत्ता केंद्र तक पहुंचे। राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव द्वारा उसे मॉस्को का मेयर बनाया गया। कालांतर में वह गोर्बाचोव के आलोचकों में शामिल हो गए और उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी से त्यागपत्र दे दिया। अब हम देखेंगे सोवियत प्रणाली की खामियां। तो सोवियत नेता वास्तविक जनतंत्र के समर्थक थे, क्योंकि वहां सभी संस्थाएं जनता द्वारा निर्वाचित होती थी और नागरिकों को अधिकार प्राप्त थे। परंतु एक दलीय शासन व्यवस्था के नाम पर वहां तानाशाही साम्यवाद का वर्चस्व हो गया। अब साम्यवाद का वर्चस्व था तो उसमें कौन कौन सी खामियां आई? तो उसमें जो खामियां आई वो इस प्रकार है। सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का पूर्ण नियंत्रण था। वह साम्यवादी सत्तावादी होती चली गई तथा जनसाधारण का जीवन लगातार कठिन होता चला गया। कम्युनिस्ट पार्टी का एक दलीय कठोर शासन था। साम्यवादी दल का देश की समस्त संस्थाओं पर कड़ा नियंत्रण था। यह दल जनसाधारण के प्रति उत्तरदायी भी नहीं था। सोवियत संघ के 15 गणराज्यों में रूस का अत्यधिक वर्चस्व था और जो शेष 14 गणराज्य थे वो स्वयं को उपेक्षित और दबा हुआ महसूस करते थे। सोवियत प्रणाली औद्योगिक तथा आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाने में विफल रहने के कारण पाश्चात्य देश थे वो काफी पिछड़ गए। पाश्चात्य देशों की तुलना में ये जो देश है, सोवियत प्रणाली की जो नीति है वो पिछड़ गई। सोवियत संघ ने हथियारों के निर्माण में देश की आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा खर्च कर दिया। अब हम देखेंगे गोर्बाचोव और सोवियत संघ का विघटन। तो मिखाइल गोर्बाचोव 1980 के दशक के मध्य में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव पद पर आसीन हुए। इस समयावधि के दौरान पाश्चात्य देश सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव के दौर से गुजर रहे थे। पाश्चात्य देशों की बराबरी के लिए सोवियत संघ में भी सुधारों को प्रारंभ करने की अति आवश्यकता थी। गोर्बाचोव उन्होंने पाश्चात्य देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाने का प्रयास किया। लोकतांत्रिक स्वरूप देने हेतु वहां सुधार करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। उनके इस फैसले की कुछ परिणति इस प्रकार हुई कि वो सुधार चाहते थे, लेकिन परिणाम उसका विपरीत असर ऐसा हुआ जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था, पूर्वाभास नहीं था उसे। पूर्वी यूरोपियन देश सोवियत गुट के अंग थे। इन देशों के निवासियों ने अपनी सरकारों तथा सोवियत नियंत्रण का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। पूर्वी यूरोप की साम्यवादी सरकारों का एक एक करके पतन होता चला गया। सोवियत संघ के बाहर हो इन बदलाव के साथ साथ आंतरिक संकट के बादल भी गहराने लगे, जिससे सोवियत संघ लगातार तेजी एवं विघटन के रास्ते पर बढ़ता चला गया। मिखाइल गोर्बाचोव ने सोवियत संघ में आर्थिक राजनीतिक सुधारों तथा लोकतंत्रीकरण की नीति को गति प्रदान की। कम्युनिस्ट पार्टी के विभिन्न नेताओं द्वारा इन सुधार नीतियों का खुलकर विरोध किया जाने लगा। कम्युनिस्ट पार्टी के गर्मपंथियों के 1991 में एक सैनिक तख्ता पलट हुआ। इस तख्ता पलट के विरोध में बोरिस येल्त्सिन ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। सत्ता परिवर्तन हुआ, उसमें बोरिस येल्त्सिन ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। अपनी इस भूमिका की वजह से बोरिस येल्त्सिन ने एक नायक के रूप में उभरते हुए आम चुनाव में अपनी जीत दर्ज की। दिसंबर 1991 में बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन तथा बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की।
इस घटना चक्र के चलते कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो प्रतिबंधित हो गई। सोवियत गणराज्यों ने पूंजीवाद एवं लोकतंत्र को अपना आधार बनाया। रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया गया। उसे सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ का स्थायी सीट दे दिया गया। सोवियत संघ ने अंतरराष्ट्रीय समझौते किए। उन सभी के निर्वहन की जिम्मेदारी रूस को सौंप दी गई। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात पूर्ववर्ती गणराज्यों के बीच एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा भी रूस को दिया गया। रूस ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ परमाणु निःशस्त्रीकरण की दिशा में अनेक कदम उठाए। अब हम देखेंगे बच्चों सोवियत संघ का विघटन। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ एक महाशक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आया। अमेरिका का मुकाबला सोवियत संघ के अलावा कोई भी शक्तिशाली देश नहीं कर सकता था। अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे की शक्ति को कम करने में लगे हुए थे और अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते थे। इसी होड़ में इन दोनों देशों ने दूसरे नव स्वतंत्र देशों की आर्थिक मदद की और नव स्वतंत्र देशों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। इसी प्रकार सोवियत संघ भी साम्यवाद के प्रसार के लिए अन्य देशों की मदद करता रहा, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था पिछड़ गई। अमेरिका के हथियारों की होड़ में उसका विकास रुक गया। 1990 में ऐसी परिस्थितियां हो गई कि सोवियत संघ अपने गणराज्यों को प्रभुत्व में नहीं रख सका। वे स्वतंत्रता की मांग करने लगे। सोवियत संघ की शक्ति खोखली हो चुकी थी। इस कारण 1990 में सोवियत संघ बिखर गया और 15 स्वतंत्र गणराज्य बन गए। रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बन गया। सोवियत संघ के विघटन के कारण बच्चों, सोवियत संघ के विघटन के अब प्रमुख कारण जो थे उसमें राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से जो सोवियत संघ है वो कमजोर हो चुका था। उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो चुकी थी। नागरिकों में असंतोष भरा हुआ था और सोवियत संघ के जो लोग थे गोर्बाचोव द्वारा जो चलाए गए सुधारों की धीमी गति से संतुष्ट नहीं थे। सोवियत संघ के लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को साम्यवाद से अच्छा समझने लगे थे। सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 सालों तक शासन किया। यह पार्टी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी। सोवियत संघ के राज्यों में संप्रभुता की इच्छा, राष्ट्रवाद आदि भावनाएं उभरने लगी, जिससे वे स्वतंत्रता की मांग करने लगे। 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत सैनिकों के हस्तक्षेप से सोवियत व्यवस्था और भी कमजोर हो गई। सोवियत संघ की अमेरिका के साथ हथियारों की दौड़ ने सोवियत संघ के विकास में रुकावट उत्पन्न कर दी। सारा धन विकास की अपेक्षा हथियारों के निर्माण में लगा दिया गया, जिससे अर्थव्यवस्था वहां की खोखली हो गई। अब हम देखेंगे सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। तो सोवियत संघ की दूसरी दुनिया और पूर्वी यूरोप की समाजवादी व्यवस्था के पतन के परिणाम विश्व राजनीति के लिहाज से गंभीर रहे हैं। समाजवादी विचारधारा की जगह पूंजीवादी विचारधारा ने ले लिया। बाजार अर्थव्यवस्था पर श्रेष्ठता की मुहर लग गई। अमेरिका अकेली शक्तिशाली राष्ट्र बन गया। सोवियत संघ की दूसरी दुनिया एवं पूर्वी यूरोप की समाजवादी व्यवस्था के पतन के परिणाम विश्व राजनीति की दृष्टि से काफी गंभीर रहे हैं। हम उनमें से कुछ परिणाम के बारे में देखते हैं। तो सोवियत संघ के विघटन का सबसे पहला परिणाम हम देखते हैं शीत युद्ध के दौर की समाप्ति। तो सोवियत संघ की दूसरी दुनिया एवं पूर्वी यूरोप की समाजवादी व्यवस्था के पतन का प्रथम परिणाम शीत युद्ध के दौर के संघर्ष की समाप्ति के रूप में हुआ। शीत युद्ध की समाप्ति होने से हथियारों की होड़ भी समाप्त हो गई और नई शांति की संभावना का जन्म हुआ।
सोवियत संघ के विघटन का दूसरा परिणाम है अंतरराष्ट्रीय राजनीति के शक्ति संबंधों में बदलाव। अमेरिका महाशक्ति बन बैठा सोवियत संघ का विघटन हो जाने के परिणाम स्वरूप। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संबंधों में बदलाव आया। राजनीतिक रूप से उदारवादी लोकतंत्र राजनीतिक जीवन को सूत्रबद्ध करने की सर्वश्रेष्ठ धारणा के रूप में सामने उभर कर आया। तीसरा देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के प्रभाव में वृद्धि हो गया। तो सोवियत संघ के विभाजन से संपूर्ण विश्व में साम्यवाद का प्रभाव भी कम हो गया था, जिसके कारण संयुक्त राज्य अमेरिका की पूंजीवादी विचारधारा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पैठ बनाने का सुअवसर मिला। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व की सबसे प्रभावशाली अर्थव्यवस्था बन गई। सोवियत संघ के विघटन के कारण उसकी शक्तियों में भी कमी आई। सभी 15 गणराज्य स्वतंत्र हो गए। रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य मान लिया गया। सोवियत संघ के विघटन के बाद कुछ साम्यवादी देश अमेरिका में शामिल हो गए, कुछ यूरोपीय संघ में शामिल हो गए और कुछ अपनी सुरक्षा की दृष्टि से नाटो के सदस्य बन गए। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम स्वरूप सभी गणराज्यों की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था कमजोर हो गई। 90% उद्योगों को निजी कंपनियों के हाथों में बेचा गया। इसलिए इसे इतिहास की सबसे बड़ी ग्रास सेल भी कहा जाता है। विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इनके द्वारा सुधार एवं उपचार के रूप में शॉक थेरेपी मॉडल को चलाया गया। सोवियत संघ के विघटन के साथ ही साम्यवादी देशों की एकता समाप्त हो गई। परिणाम स्वरूप चेचन्या तथा दागिस्तान में हिंसात्मक अलगाववादी आंदोलन चले। तजाकिस्तान 10 वर्षों तक गृह युद्ध की चपेट में रहा तथा पेट्रोल संसाधनों पर अन्य देश अपनी नजर गड़ाए बैठे हुए थे। युगोस्लाविया के कई छोटे छोटे टुकड़ों में देश बनने लगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के भयंकर परिणाम निकले। अब हम देखते हैं नए राज्यों का उदय। तो सोवियत खेमे के अंत का एक अर्थ था नए देशों का उदय। इन सभी देशों की एक स्वतंत्र पहचान और पसंद है जो नए स्वतंत्र हुए। इनमें से कुछ देश खासकर बाल्टिक और पूर्वी यूरोप के यूरोपीय संघ से जुड़ना और उत्तर अटलांटिक संधि नाटो का हिस्सा बनना चाहते थे। मध्य एशियाई देश अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाना चाहते थे। इन देशों ने रूस के साथ अपने मजबूत संबंध रिश्ते को जारी रखा और पश्चिमी देशों अमेरिका, चीन तथा अन्य देशों के साथ में संबंध बनाए। इस तरह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई नए खिलाड़ी सामने आए और सबके हित, पहचान और आर्थिक राजनीतिक समस्याएं अलग अलग थी। अब हम देखेंगे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्च 2020 के परीक्षा में आ चुका है, शॉक थेरेपी। तो साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी अपनाई गई। ये शॉक थेरेपी क्या है? तो साम्यवाद के पतन के बाद पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक, जिसमें रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद को अपनाने का एक खास मॉडल बनाया गया। विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा इस निर्देशित मॉडल को शॉक थेरेपी कहा गया। अब देखते हैं अपन कि शॉक थेरेपी का क्या अर्थ है। तो शॉक थेरेपी का अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। तो इस मॉडल ने सार्वजनिक क्षेत्र को निजी संपत्ति, सार्वजनिक उद्योगों को निजी उद्योगों का रूप दिया। पूंजीवादी पद्धति को अपनाकर कृषि के लिए निजी फर्म बनाए गए, मुक्त व्यापार को अपनाया गया। तो इस प्रकार से शॉक थेरेपी सत्ता में बदलाव लाई, शासन व्यवस्था में बदलाव लाई। अब शॉक थेरेपी के परिणाम।
तो शाक थेरेपी के क्या क्या परिणाम हुए, उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि शाक थेरेपी से साम्यवादी देशों की अर्थव्यवस्था तहस महस हो गई। लगभग 90% उद्योगों को निजी कंपनियों के हाथ में बेच दिया गया। पुनर्निर्माण का कार्य सरकार नहीं बल्कि बाजार की ताकतें करने लगी। राज्य के द्वारा नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। रूसी मुद्रा जो थी रूबल, उसके मूल्य में नाटकीय ढंग से गिरावट आई। अधिकांश लोगों ने जिन्हें धन की आवश्यकता थी अपने अधिकार पत्र काला बाजारियों के हाथ में बेच दिया। सामूहिक खेती प्रणाली समाप्त हो गई। शाक थेरेपी के कारण गरीब और अमीर के बीच में आर्थिक असमानताएं बढ़ गई। माफिया वर्ग ने आर्थिक गतिविधियों को अपने नियंत्रण में ले लिया। कई गणराज्यों में राजनीतिक अस्थिरता आने से आंदोलन और गृह युद्ध आरंभ हो गया। इस प्रकार शाक थेरेपी ने पूर्व सोवियत संघ की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था को सुधारने की अपेक्षा और भी अधिक खराब कर दिया। अब हम देखेंगे बच्चों सोवियत संघ के विघटन के बाद संघर्ष एवं तनाव। तो सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो विश्व में किस किस प्रकार की स्थितियां निर्मित हुई, उसमें से हम पहला देखते हैं सोवियत संघ के विघटन के बाद किस प्रकार का संघर्ष एवं तनाव का वातावरण निर्मित हुआ। तो पहला देखते हैं हम कि रूस के 2 गणराज्यों चेचनिया और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। दूसरा, मध्य एशिया में तजाकिस्तान 10 वर्षों यानी 2001 तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। कई देश और प्रांत नदी एवं जल के सवाल पर आपस में भिड़ उठे। चौथा, मध्य एशियाई गणराज्यों में हाइड्रोकार्बनिक पेट्रोलियम संसाधनों का विशाल भंडार है। इससे इन गणराज्यों को अधिक लाभ हुआ है, लेकिन इसी कारण से यह क्षेत्र बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों में आपसी प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा बन गया। पांचवा, पूर्वी यूरोप में चेकोस्लोवाकिया शांतिपूर्वक 2 भागों में बढ़ गया। चेक तथा स्लोवाकिया नाम के 2 देश बन गए। इस प्रकार 1991 में सोवियत व्यवस्था के विघटन हो जाने के बाद स्वतंत्र हुए देशों को गृह युद्ध, हिंसा, मानवाधिकार उल्लंघन, अलगाववाद जैसे समस्याओं से जूझना पड़ा और इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप बढ़ गया। अब हम देखेंगे बच्चों भारत, हमारा देश भारत, इसका सोवियत संघ के साथ किस प्रकार संबंध है और किस प्रकार संबंध था। तो हम देखते हैं शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुत गहरे थे। इसीलिए आलोचकों को यह कहने का अवसर भी मिला कि भारत जो है सोवियत खेमे का हिस्सा है। इस दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुआयामी थे, जिनमें हम पहला देखते हैं कि आर्थिक संबंध। सोवियत संघ ने भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की ऐसे वक्त पर मदद की जिस वक्त पर हमको किसी से उम्मीद नहीं थी कि वो हमारा मदद करेंगे। सोवियत संघ ने भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम के लोहा इस्पात कारखाने तथा भारत के हैवी इलेक्ट्रिकल्स जैसे मशीनरी संयंत्रों के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता दी। भारत में जब विदेशी मुद्रा की कमी थी तब सोवियत संघ ने रुपयों को माध्यम बना करके भारत के साथ व्यापार किया। दूसरा देखते हैं हम रूस और भारत के मध्य राजनीतिक संबंध। तो सोवियत संघ ने कश्मीर मामले पर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के रुख का समर्थन किया। 1971 में पाकिस्तान से युद्ध के दौरान भारत की मदद की। भारत ने भी सोवियत संघ की विदेश नीति का अप्रत्यक्ष लेकिन महत्वपूर्ण तरीके से समर्थन किया। अब हम देखेंगे सैन्य संबंध। तो भारत को सोवियत संघ ने ऐसे वक्त में सैनिक साजो सामान दिए जब शायद ही कोई अन्य देश अपनी सैन्य टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए तैयार होता। उस समय उसने सैन्य टेक्नोलॉजी हमको दिया। सोवियत संघ ने भारत के साथ कई ऐसे समझौते किए जिससे भारत संयुक्त रूप से सैन्य उपकरण तैयार कर सकता है। अब हम देखेंगे भारत और रूस के मध्य में सांस्कृतिक संबंध।
तो हिंदी फिल्म और भारतीय संस्कृति सोवियत संघ में काफी लोकप्रिय है। बड़ी संख्या में भारतीय लेखक और कलाकार जो है वो सोवियत संघ जाते हैं। अब हम देखेंगे कि भारत और रूस के मध्य जो संबंध है उससे हमको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए। तो पहला देखते हैं कि रूस ने भारत के अंतरिक्ष उद्योग में मदद की। आर्यभट्ट, एप्पल बनाने में सोवियत संघ ने भारत की मदद की है। दूसरा देखते हैं हम कि रूस ने अंतरराष्ट्रीय मुद्दे जैसे आतंकवाद, इस पर भारत का साथ दिया है। भारत रूस के लिए हथियारों का दूसरा बड़ा खरीदार देश है। भारतीय सेना को सैनिक साजो सामान रूस से प्राप्त होते हैं। परमाणु संयंत्र में भी रूस ने भारत की मदद की है। भारत रूस से ऊर्जा का आयात भी करता है। अब हम देखेंगे बच्चों भारत के उत्तर साम्यवादी देशों के साथ संबंध। तो भारत ने सोवियत संघ के विघटन के बाद भी सभी उत्तर साम्यवादी देशों के साथ में अच्छे संबंध बनाए रखे हैं, विशेषकर रूस के साथ। 1993 में रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने भारत की यात्रा की। 1 जुलाई 1994 को भारतीय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने रूस की 4 दिवसीय यात्रा की। इस यात्रा से प्रतिरक्षा, राजनीतिक और व्यापारिक संबंधों की बाधाएं दूर हुई। वर्ष 2007 में भी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत की यात्रा की तथा विभिन्न व्यापारिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। पूर्व सोवियत गणराज्यों के अलावा साम्यवादी देशों के साथ भी भारत के संबंध मजबूत एवं कायम रहे हैं। अब हम देखेंगे भारत व रूस के मध्य संबंध। तो सन 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ और सोवियत संघ 15 स्वतंत्र गणराज्यों में विभक्त हो गया। रूस को पूर्व सोवियत जो संघ था उसका उत्तराधिकारी बना दिया गया। सोवियत संघ के विघटन के बाद भी रूस के साथ भारत के अच्छे और मधुर संबंध रहे। पहला देखते हैं 31 जनवरी 1991 को रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के साथ न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई। दूसरा देखेंगे हम जनवरी 1993 में रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने भारत की यात्रा की, जिसके परिणाम स्वरूप रुपया रूबल समानता का मुद्दा हल किया गया। वहीं रूसी राष्ट्रपति ने क्रायोजेनिक इंजनों एवं अन्य कलपुर्जों की आपूर्ति का आश्वासन दिया। तीसरा 1 जुलाई 1994 को भारतीय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने रूस की 4 दिवसीय यात्रा की। इस दौरे पर प्रतिरक्षा, राजनीतिक और व्यापारिक संबंधों की कई बाधाएं दूर हुई। चौथा 30 मार्च 1996 को भारत व रूस के बीच 3 समझौते हुए, जिनमें मुख्य है भारत के प्रधानमंत्री तथा रूस के राष्ट्रपति के कार्यालय के बीच में हॉटलाइन स्थापित करने की बात। कारगिल मसले पर रूस ने पाकिस्तान को वास्तविक नियंत्रण रेखा न बदलने और घुसपैठियों को वापस बुलाने के बारे में कड़ाई से कहा। रूस ने सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी सदस्यता के दावे का समर्थन किया। अक्टूबर 2000 में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत यात्रा के दौरान भारत की एडमिरल गोर्स्को एयरक्राफ्ट कैरियर S-230 MKI लड़ाकू विमान देने और T-90 टैंक देने से संबंधित समझौतों पर हस्ताक्षर किए। नवंबर 2001 में भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की रूस यात्रा के दौरान अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर मास्को घोषणा पर हस्ताक्षर किया गया। 2004 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान रूस के ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भारत द्वारा प्रयोग किए जाने पर समझौता हुआ, जिससे संचार, अंतरिक्ष ऊर्जा, आर्थिक सहयोग आदि समझौते शामिल थे।
मई 2005 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की रूस यात्रा के दौरान रूस ने भारत के तारापुर संयंत्र उसके लिए ईंधन आपूर्ति की सहमति जताई। रूस ने भारत को यूरेनियम आपूर्ति की सहमति जताई। परियोजना रॉकेट, मिसाइल, नौसेना, प्रौद्योगिकी और हथियार क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की बात की गई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उत्तर साम्यवादी रूस के साथ भारत ने नए संबंध स्थापित करके पुराने मित्रता को कायम रखा है, जिससे एशिया में दोनों देशों की ताकतें बढ़ी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रूस के साथ मधुर संबंध बनाए रखने का सदैव प्रयास जारी रखा है। संक्षेप में, सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस के साथ अच्छे संबंध बनते चले गए। भारत और रूस दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कई शक्तियां मौजूद हो, सुरक्षा का सामूहिक जिम्मेदारी हो, क्षेत्रीयताओं को ज्यादा जगह मिले, अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का समाधान बातचीत के द्वारा हो, हर देश की स्वतंत्र विदेश नीति हो और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं द्वारा फैसले किए जाए तथा इन संस्थाओं को मजबूत, लोकतांत्रिक और शक्ति संपन्न बनाया जाए। तो बच्चों, इस तरह से आज की हमारी यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आज की मेरी यह क्लास आपको पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।